बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का एक लेक्चर ये और एक जो इनकमिंग लेक्चर है इसके बाद, ये दो लेक्चर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। And these two lectures are related to degeneracy problems in simplex method। degeneracy क्या है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये जो लेक्चर है आपका degeneracy का, ये काफ़ी सेंसिटिव लेक्चर है और मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स को इस लेक्चर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये काफ़ी मैंने स्ट्रगल के बाद चीज़ों को इकट्ठा करके आपके लिए इस लेक्चर को समराइज़ किया है, कम्प्रीहेंसिव लेक्चर बनाया है। चीज़ें तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन इनको मैंने समराइज़ किया, इकट्ठा किया। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। बस थोड़ा सा ज़रा कंसंट्रेशन के साथ इसको समझिएगा और आसान करके मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी लाजमन बताइएगा। अच्छा जी, डीजेनरेसी क्या मुराद है, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, मैंने लिखा कि फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट डज़ मीन बाय द डीजेनरेट सॉल्यूशन एंड व्हेन इट एग्जिस्ट। आपका डीजेनरेट सॉल्यूशन से क्या मुराद है और डीजेनरेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है, पहले तो हम इसके ऊपर बात करते हैं, अगली बात बाद में। आंसर ये है जी कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज सेड टू बी डीजेनरेट इफ़ वन और मोर बेसिक वेरिएबल्स आर ज़ीरो। एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को आप कहेंगे डीजेनरेट सॉल्यूशन है अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा बेसिक वेरिएबल जो हैं वो ज़ीरो हों। अब इसमें यहाँ पर इस डेफिनेशन में आई होप मेरा ख्याल है, आई थिंक कि आपको दो चीज़ें शायद इरिटेट कर रही होंगी कि एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा होता है और दूसरा ये शायद कि ये बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं और या नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं। ये अभी आपको मैं आगे जाके अभी बता देता हूँ, बस थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अभी तक आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि डीजेनरेट सॉल्यूशन से मुराद ऐसा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा बेसिक वेरिएबल क्या होंगे, ज़ीरो हो सकते हैं। अब ये डीजेनरेट सॉल्यूशन होता क्यों है, ये एग्जिस्ट कब करता है, इसकी वजह क्या होती है। दिस हैपन इफ़ राइट हैंड साइड ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज़ ज़ीरो। लेकिन ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझ लें कि ये एक आज के लेक्चर का मैंने आपको ख़ुलासा करके समरी करके बता दिया है। जो आगे जाके चीज़ आपके सामने मैं रखूँगा, आपको एक ट्रिक बता दिया है मैंने कि आप अपने क्वेश्चन को देखते साथ ये बता सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है इसमें डीजेनरेट सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो ये एक ट्रिक है, याद रखें कि जब आपके पास आपके कांस्टेंट जो दिए होंगे उनमें किसी कांस्टेंट में उसकी राइट साइड अगर ज़ीरो हो जाए तो समझ लें कि ये जो सॉल्यूशन होगा इस कांस्टेंट का, इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, वो डीजेनरेट सॉल्यूशन होगा। तो आज के लेक्चर में मैं डीजेनरेसी का केस नंबर 1 डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा केस डिस्कस करूंगा। अगर मैं दोनों केसेस यहाँ पर डिस्कस करूँ तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़रा चूँकि ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आज के लेक्चर में केस नंबर 1 हम डीजेनरेसी का डिस्कस करते हैं। नहीं जी, केस नंबर 1 ऑफ डीजेनरेसी क्या है, यहाँ पर एक मैंने प्रॉब्लम आपके सामने रखी है। एक तो ये डीजेनरेसी का लेक्चर है, दूसरा जो ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपको दो और मज़ीद चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा जी आपको इंशाल्लाह। ये मैंने लिखा जी, डीजेनरेसी मे अराइजेज एट द इनिशियल स्टेज। डीजेनरेसी केस जो आपका केस नंबर 1 है, ये डीजेनरेसी का जो है, इसमें होता क्या है कि डीजेनरेसी आपकी इनिशियल स्टेज पर ही पॉसिबल है, अराइज हो जाए। कब होगी, इफ़ एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल ज़ीरो एट द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जब आपके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में कोई एक, कम से कम एक बेसिक वेरिएबल जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, जैसे मैं ऊपर आपको लिख के बता के आया हूँ। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1। मिनिमाइज़ करना है आपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को -2x1 -3x2 -10x3 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। आपको जो कांस्टेंट दिए गए हैं वो ये है, पहला कांस्टेंट है x1 + 2x3 = 0
और दूसरा कांस्टेंट है x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 और x1 x2 x3 नॉन जो नेगेटिव डिसीजन वेरिएबल्स हैं। आप चेक कर लें कि यहाँ पर इस कांस्टेंट में इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो आप ये समझ जाएं कि अब आपके पास जो इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा वो डीजेनरेट सलूशन होगा। ठीक होगी बात ये। अगली बात मैंने यहाँ पर आप गौर करें, जो कांस्टेंट है इनमें इक्वालिटी साइन है। जब इक्वालिटी साइन होती है तो लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि जब भी आपके कॉन्स्ट्रेंट में ग्रेटर देन इक्वल या एग्जैक्टली इक्वल का साइन आ जाए तो फिर आप आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आई होप कि आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, नहीं देखा तो काइंडली यार उसको लाजमन जाके देख लें, ताकि थोड़ा वो छोटा सा लेक्चर है 5 से 6 मिनट का, फिर इंशाल्लाह आपको इसका समझ आ जाएगी जो इसमें मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ इस प्रॉब्लम में। तो मेरा ये प्रॉब्लम है जिसको मैंने सॉल्व करना है, इसमें हमने बात करनी है डीजेनरेसी के ऊपर, लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैं और मज़ीद डिस्कस करूँगा जो अभी तक मैंने अपने किसी लेक्चर में डिस्कस नहीं की। अच्छा जी, इसमें सिंपलेक्स मेथड की जो स्टेप्स हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आई होप कि आपको सिंपलेक्स मेथड आता है। पहला स्टेप उसमें होता है कि आप क्या करते हैं, सेटअप द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, अपनी प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। ले जी, पहली चीज़ जो है वो जो यहाँ पर नहीं है वो आपने क्या है, मैंने लिखा एज वी नो डैट मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू माइनस टाइम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। सो फर्स्टली वी सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमाइजेशन। ये एक नई चीज़ थी जो मैंने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में कभी आया था कि डिस्कस नहीं की। हमारी प्रॉब्लम तो है वो मिनिमाइजेशन टाइप की है, लेकिन मैं फ़र्ज़ करें कि एक स्टूडेंट कहता है सर मुझे मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आती, तो ये उस स्टूडेंट के लिए है। हालांकि मैंने पहले अपने क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें मिनिमाइजेशन सिंपलेक्स मेथड एंड मिनिमाइजेशन जो है ये मेरा लेक्चर है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है वो कहता है जी मैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से ही करना चाहता हूँ, तो फिर इसके लिए ये बात इस तरह है कि अपने वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस फार्मूले से बदल ले। तो जैसे मैं कैसे अभी बदलने लगा हूँ ये देखिएगा। सो द गिवन प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्रेस्ड है, अपनी गिवन प्रॉब्लम को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैक्सिमाइज़ करें z इज इक्वल टू दिस। आपने गौर किया कि मेरे पास जो पीछे ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जिसको मैंने करना था मिनिमाइज़, वो कुछ इस तरह लिखा हुआ था z इज इक्वल टू -2x1 -3x2 -10x3। दिस वाज आवर ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच वी हैव टू मिनिमाइज। बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन राइट एज मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू माइनस टाइम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, आवर न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी दिस 2x1 + 3x2 + 10x3। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम बन गई मैक्सिमाइजेशन टाइप की। मैं इसे पहले मैक्सिमाइज़ करूँगा, मैक्सिमाइज़ करने के बाद फाइनली जब z की मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो वो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो अब मैं अपने क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ मैक्सिमाइजेशन टाइप में। अब अगली चीज़, आगे ये 2 कांस्टेंट थे यहाँ पर, ये और ये। अब यहाँ गौर करें कि यहाँ पर मैंने कोई स्लैक वेरिएबल, कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ठीक है, आप जानते हैं कि जब भी ग्रेटर देन इक्वल का साइन होता है तो हम हमेशा जब उसे इक्वलिटी साइन में बदलते हैं तो सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और अगर सिर्फ इक्वल है तो फिर उस सूरत में भी आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हालांकि इक्वलिटी होने के बावजूद मैंने कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करेगा, क्योंकि जब अगर उसको ये वाला लेक्चर नहीं पता होगा तो ये लकीली एक लेक्चर आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं। इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास पेपर में आती है तो पेपर में बच्चे के जहन में ये होता है कि सर ने बताया था इक्वालिटी साइन लाया था जी, आर्टिफिशियल वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करवा लें। नहीं भाई, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपने देखनी है। मैंने लिखा है नोट दैट देयर इज़ नो नीड टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल। यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज x1 एंड x2 आर देम सेल्फ फॉर्मिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड कैन बी ट्रीटेड एज बेसिक वेरिएबल्स। एक्चुअली होता ये है कि जब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपने अगर पिछले क्वेश्चन देखे हैं, पहले वाले मेरे लेक्चर देखे हैं, तो आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल्स, दीज वेरिएबल फॉर्म द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। आप गौर करें यहाँ पर ये वाले जो वेरिएबल हैं x1 और x2, अगर x1 और x2 को गौर करें तो यहाँ पर दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट, ये जो है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। यहाँ पर देखें x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट 0 है, x2 का कोफिशिएंट 1 है। तो एक्चुअली यहाँ पर x1 और x2 बजाते खुद जो हैं वो आर्टिफिशियल वेरिएबल के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करवाने। तो अब आपको ये समझ आनी चाहिए कि जब भी आपके पास दिए हुए कॉन्स्टेंट कुछ इस तरह के हों
कि आपके पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हो तो फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। ठीक है, ये तो दो नई चीज़ें थी जो इस लेक्चर में मैंने आपको बताई कि एक तो मैक्सिमाइजेशन टाइप के प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कैसे चेंज किया जाता है। दूसरा ये एक नया पॉइंट था कि यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला काम जो मेन हमारा ये है कि जो डीजेनरेसी है उसकी तरफ हमने मूव करना है। तो डीजेनरेसी के मतलब भी मैं बता चुका कि आपके पास अगर इसमें किसी एक कांस्टेंट की राइट साइड ज़ीरो होगी तो समझ रहे हैं कि वो जो कांस्टेंट है वो आपके पास वो जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होगा उसका सोल्यूशन डीजेनरेट सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम कहते हैं, अच्छा पेपर में ना आपने यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं, नोट दैट देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस, ये आप लिख दें तो अच्छी बात है, ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, वैसे लिख दें तो बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा जी, स्टेप नंबर 2, फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम किया जाएगा। ले जी, अब आप याद रखने लगे दो चीज़ों के दरमियान आपको अभी फ़र्क नहीं पता चल रहा था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिक वेरिएबल्स एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स, इनके दरमियान आपने डिफरेंस देखना था। अब आप देखो जी, आप याद रखें अपने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में जिन वेरिएबल्स को आप ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, दीज वेरिएबल आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल्स, और नॉन बेसिक वेरिएबल को पुट करके जो वेरिएबल्स की वैल्यूज निकलती हैं उन्हें बेसिक वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं कि आपने अभी तक वहाँ पर ऐसा किया होता था, x1 x2 x3 को ज़ीरो पुट करते थे तो स्लैक सरप्लस वेरिएबल s1 s2 s3 की वैल्यू निकलती थी। तो s1 s2 जो स्लैक या सरप्लस वेरिएबल थे उन्हें आप बेसिक वेरिएबल कंसीडर करते थे। अब यहाँ पर आपके पास जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि x1 और x2 ये बताते खुद यहाँ पर देमसेल्फ जो हैं ये आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इनके अलावा सिर्फ एक ही वेरिएबल बचता है जो कि x3 है, तो यहाँ पर x3 को हम ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, इनकी मदद से जिनकी वैल्यू निकलेगी वो कौन होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन है, x1 और x2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर x1 और x2 जिनकी वैल्यू निकली है वो दोनों क्या कहलाएंगे, बेसिक वेरिएबल। ये कैसे निकली है, x3 की वैल्यू को आप जब पहले कांस्टेंट में पुट करेंगे, यहाँ पर x3 ज़ीरो पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। फिर जब आप x3 की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपने गौर किया कि आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जिसमें तीन वेरिएबल हैं, पहला x3 है, x3 जिसको हमने ज़ीरो पुट किया, दिस इज़ दी नॉन बेसिक वेरिएबल एंड द रिमेनिंग टू आर कॉल्ड दी बेसिक वेरिएबल्स x1 एंड x2। एंड अमंग दीज टू बेसिक वेरिएबल्स यू कैन नोटिस दैट कि आपका x1 जो है वो ज़ीरो है। तो मैंने यही पीछे लिख के आया था कि डीजेनरेट सोल्यूशन की डेफिनेशन में कि अगर किसी इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में किसी एक वेरिएबल की, अब देखो ना इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में जो वेरिएबल्स जिनकी कीमत निकलेगी वो कौन से होंगे, बेसिक वेरिएबल। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में मैंने वहाँ पर लिखा था कि अगर किसी इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में कम से कम किसी एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में आप उस सिस्टम का जो सोल्यूशन होता है उसे डीजेनरेट सोल्यूशन कहते हैं। तो आपके इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में जो z की पहली वैल्यू निकलती है जो कि 3 है, दिस इज़ द बेसिक फिजिबल डीजेनरेट सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका डीजेनरेट सोल्यूशन कहलाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर ना इन चीज़ों से आपने कंफ्यूज नहीं होना, यार ये डीजेनरेट ये कोई लहदा चीज़ आ गई है। अगर आप इसको मिसाल के तौर पर नहीं भी लिखते बेसिक फिजिबल डीजेनरेट सोल्यूशन, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, आप इसको आम तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये चूँकि मैं बता रहा हूँ कि डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, डीजेनरेसी का क्या मतलब है। हाँ, सम टाइम आपसे जैसे क्वेश्चन में कोई ऐसे आपको ट्रैप करने के लिए कह देता है कि आप फाइंड करें जी बेसिक फिजिबल डीजेनरेट सोल्यूशन बताएं। अब वहाँ पर बच्चा परेशान हो जाता है, यार ये बेसिक फिजिबल डीजेनरेट सोल्यूशन कौन सा है। तो फिर इन चीज़ों की आपको हाव ना होनी चाहिए यार, ठीक है ना। तो अभी तक आपको पता चल गया कि जिनको वेरिएबल को आप ज़ीरो पुट करेंगे वो नॉन बेसिक वेरिएबल है, जिनसे उसकी मदद से जिनकी कीमत निकलेगी उन्हें बेसिक वेरिएबल कहते हैं। इन बेसिक वेरिएबल्स को, नॉन बेसिक वेरिएबल को जब आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं, वहाँ से जो z की वैल्यू निकलती है, दिस इज़ कॉल्ड दी इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन दैट इज़ डीजेनरेट। तो मतलब यहाँ पर देखें ना, आपने x3 की वैल्यू 0 पुट की, ये सारा फैक्टर खत्म हो गया। x2 की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 1 पुट की, ये 3 हो गया। x1 0 निकला, 0 आ गया। तो z की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब अगला काम वही है, वो पुराना काम है। वो क्या करते थे, आप सबसे पहले बनाते थे सिंपलेक्स टेबल। अब मैं सिंपलेक्स टेबल बनाऊंगा, फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ले जी, अब नेक्स्ट मैंने बताया कि बेसिक सिंपलेक्स टेबल बनाना है। बेसिक सिंपलेक्स टेबल कैसे बनता है आप जानते हैं। सबसे पहले आपकी जो टॉप रो होती है वो होती है जी ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है उसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब डीपली नहीं इन चीज़ों को बयान करूँगा, थोड़ा ज़रा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड चलूँगा क्योंकि ये चीज़ें पुरानी हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 3 वेरिएबल हैं, x1 x2 x3। x1 का कोफिशिएंट 2 था, x2 का कोफिशिएंट 3 था, x3 का कोफिशिएंट 10 है। ये यहाँ पर मैंने सारा लिख लिया।
अब उसके बाद पहले कांस्टेंट में यहाँ पर अब बेसिस के नीचे, इसके नीचे सीजे के नीचे बेसिस लिखेंगे। बेसिस का मतलब है कि आपने बेसिक वेरिएबल दो जो निकाले थे x1 और x2 वो यहाँ पर आ जाएंगे। पीछे यहाँ पर आएगा CB का मतलब है कोफिशिएंट्स ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स। तो कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स आर हेयर x1 एंड x2। x1 का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया, x2 का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिया। ये x1 के नीचे ये वाले जो नंबर लिखे हैं मैंने 2, ये 1 0, ये कैसे लिखे हैं? आपके जो कांस्टेंट हैं उनमें x1 का जो कोफिशिएंट है दोनों में वो क्या था? पहले कांस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 0 है। मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। यहाँ पर देखें आपके पास हेयर पहले कांस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 1। फिर यहाँ पर देखो x2 का नीचे वाले कोफिशिएंट में नीचे वाले का कांस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ पर 0 लिख दिया। ठीक हो गया। आगे आएगी बारी x2 की। x2 का पहले में कोफिशिएंट 0 है फिर 1 है तो ये मैंने यहाँ पर 0 और 1 लिख दिया। उसके बाद आएगी बारी x3 की। तो x3 का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मैंने 2 और 1 लिख दिया। ये आपका जो ये वाले जो 3 कॉलम हैं इनमें 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 एंट्रीज़ हैं ये मैंने लिखी हैं अपने कांस्टेंट को देखकर और इसे बोलते हैं बॉडी मैट्रिक्स। ठीक है ना, बॉडी मैट्रिक्स ऑफ सिंपलेक्स टेबल। अच्छा, अब उसके बाद ये B है। B कैसे है वो आप जानते हैं। यहाँ पर जो राइट साइड होती है आपकी कांस्टेंट की जो कि यहाँ पर पहले 0 है फिर और ये 1 है। ठीक है ना, ये मेरे पास 0 और 1 आ गई। ये काम सारा आपने कर लिया। अब उसके बाद आपने बनाना होता है ZJ कैसे निकलता है? आपके ये जो यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हैं बेसिक वेरिएबल के, इनको कॉलम बाय कॉलम आपने इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 1 से 2 आ गया, 3 0 0 तो ये 2 ये 0 तो आंसर क्या आया? 2 आ गया। फिर 2 0 0, 3 1 3 ये 3 आ गया। फिर ये 2 2 4 और 3 1 3 4, 3 + 4 7 आ गया। अब ये 2 के ऊपर ब्रैकेट क्या लगाई हुई है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये प्रीवियस लेक्चर में आप आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद अगला काम ये स्टेप होता है CJ - CJ रो बनाना। वो कैसे बनती है? ये टॉप रो जो CJ है इसमें से CJ जो नंबर निकाले हैं मैंने 1 2 3 4 यहाँ तक 1 2 3 इनको इनमें से माइनस करना है। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 7 गया, बाकी रह गया 3। ठीक होगी बात ये। अब जब ये बना लिए तो फिर अब आपने ये देखना होता है कि आपकी जो आखिरी एंट्रीज़ हैं ये CJ - CJ रो में इस रो में आखिरी में क्या कोई नंबर जो है वो तमाम नंबर जो है वो नेगेटिव हो गए हैं या लेस देन 0 हो गए हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि अब चूँकि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मैक्सिमाइजेशन में CJ - CJ रो जो है वो तमाम के तमाम एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। अगर लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हुए तो इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं निकला। तो आप देख रहे हैं कि इसकी लास्ट रो जो है वो उसका ये वाला नंबर 3 जो है ये चूँकि है वो पॉजिटिव, तो इसका मतलब है और ये दोनों 0 हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3 है तो ये पॉजिटिव है। तो आपने ये 3 किस कॉलम में बैठा हुआ है? ये x3 में है तो उसका मतलब मेरा x3 जो कॉलम है ये पिवट कॉलम या की कॉलम है। ये की कॉलम हो गया। अगला आप जानते हैं कि मुझे चाहिए की रो की तलाश है। की रो कैसे तलाश करते हैं? ये जो B के नंबर हैं इन नंबर्स को x3 के नंबरों पर डिवाइड करना है। B को x3 पर डिवाइड करना है आपने, फिर ये निकलेगी रेशो का फार्मूला यहाँ पर है B/x3। तो B का नंबर है 0, 0 को 2 पर डिवाइड किया 0 आ गया, 1 को 1 पर डिवाइड किया आंसर 1 आ गया। अब इस रेशो में आपने देखना है कि मिनिमम रेशो कौन सी है, लेकिन वो होनी नॉन नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं। या 0 भी हो सकती है आपकी रेशो जो है, योर रेशो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी कि या पॉजिटिव हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 0 चलेगी, नेगेटिव नहीं चलेगी, ना इन्फिनिटी चलेगी। ये तमाम चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। तो ये मिनिमम रेशो 0 और 1 में से 0 है। अब 0 किस रो में है? 0 आपके पास x1 रो में है। इसका मतलब x1 जो रो है वो आपकी की रो है और x3 जो है वो आपका की कॉलम है। इस रो में और इस कॉलम की इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट निकलता है वो 2 है। तो 2 यहाँ पर हमारा क्या है? ये हमारा की क्या कहते हैं उसे, की एलिमेंट है या पिवट एलिमेंट है। और पिवट एलिमेंट को हम यहाँ पर आमतौर पर इस ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ताकि वो बाकियों से ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। ये यहाँ पर इस तरह है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं जी? परफॉर्म ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाते हैं। ये किस पर्पज़ के लिए होता है? ये आपको बताता है कि क्या आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन बन चुका है या नहीं बन चुका। तो मैंने लिखा जो सारी बात मैं आपको बता के आया हूँ।
सिंस सी जे माइनस जी जे इज़ अ पॉजिटिव अंडर x3 कॉलम, आपने देखा कि सी जे माइनस जी जे जो है इसका आंसर जो है 3, दिस इज़ पॉजिटिव, ये इसका आंसर पॉजिटिव है। और कहाँ पर पॉजिटिव है? अंडर x3 कॉलम। सो लास्ट इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन IBFS का मतलब होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बना। सो वी कैन मूव टूवर्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन, इसका मतलब अभी हम ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे मालूम करना है वो आप जानते हैं। अब उसमें ये होता है कि आपने ये जो नंबर है ना 2, जो कि हमारा पिवट एलिमेंट था, इसको 1 बनाना है। तो ये 1 बनाने के लिए ये किस रो में बैठा हुआ है? ये x1 रो में बैठा हुआ है। तो आपने x1 के हर नंबर को 2 पर डिवाइड करवा दिया, जैसे रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो अब ये रो ऑपरेशन लगेगी x1 डिवाइड बाई 2 या r1 डिवाइड बाई 2, ये सारी रो ऑपरेशन आपने रफ वर्क में लिखनी है, करनी है। और अगली इंटरेस्टिंग जो अगला काम रहता है वो ये है कि यहाँ पर जो बेसिक वेरिएबल ये भी चेंज करने हैं आपने। वो कैसे चेंज होते हैं? आपका जो ये पिवट कॉलम है वो x3 कॉलम है और पिवट रो कौन है? x1 रो है। तो अब अगला टेबल जो बनेगा उसमें आप जानते हैं मैं x1 को छोड़ दूंगा, ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल यानी यहाँ से निकल जाएगा, इसको निकाल देंगे, इसकी जगह x3 लिख देंगे। मतलब यहाँ पर ये नया टेबल आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ये देखें। तो दिस इज़ आवर x3 और बाकी सब कुछ ये जो x3 है ये चेंज हो जाएगा, x2 चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। टॉप रो ये दोनों जो हैं ये भी चेंज नहीं होती, वैसे के वैसे लिखते हैं। हाँ, अब x3 का कोफिशिएंट ऊपर यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर नया कोफिशिएंट 10 आ गया। x2 तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो आउटगोइंग वेरिएबल है, हमारी की रो कौन सी है? x1 वाज द की रो, तो x1 चेंज होगा, x2 नहीं चेंज करना। तो यहाँ पर भी 3 है तो नीचे वाले टेबल में भी मैं 3 लिखूँगा, ये देखें। ठीक होगी बात ये। अच्छा, पहली जो आपके पास रो है यानी ये x1, इसको 2 पर डिवाइड कर दिया, ये 1/2 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ पर आ गया 1। तो अब नए नंबर आ जाएंगे ये आपके पास 1/2 0 1, और इधर b को भी डिवाइड करना है, वो भी 0 आ जाएगा। ठीक है ना, b का नंबर ये 0 है तो उसको भी 2 पर डिवाइड करना है आपने, ये 0 ही रहेगा। अब अगली बात, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर अगर फ़र्ज़ कर लें, अब आप यहाँ से पुराने टेबल को सामने रखें, इसमें रखा, यहाँ पर बन गया 1। इस 1 के जरिए आपने नीचे वाली x2 वाली रो को, सिर्फ एक ही x2 रो है, ये जीजे जो है, जीजे को नहीं कुछ करना होता, जीजे तो हमने खुद बनानी थी। वेरिएबल्स रो वो जो वेरिएबल्स में होती हैं, तो x1 और x2, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि आप सिंप्लेक्स मेथड अगर आपने नहीं अभी तक पढ़ा हुआ तो उसको काइंडली जाकर देख लें आप। अच्छा, इसके ज़रिए इसको 0 बनाना है, यहाँ पर 1 है, तो रो ऑपरेशन क्या लगेगी? सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो, r2 माइनस r1। अब मैं r2 माइनस r1 रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो रो ऑपरेशन लगाने के बाद ऊपर वाले नंबर तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके आ गए, 2 से डिवाइड करके यहाँ पर रो ऑपरेशन लगा दी, सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो, ये सारे नंबर बन गए, ये नए नंबर बन गए हैं। अब अगला काम आप जानते हैं, मैं फिर दोबारा निकालूंगा जीजे कैसे निकलते हैं, ये मैंने बताया था। CB के जो नंबर हैं इनको आपने कॉलम वाइज इनसे मल्टीप्लाई करना है। 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 5। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -3/2। तो 5 में से 3/2 माइनस कर देंगे, ये देखें जी, 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 5, योर आंसर इज़ 5। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -3/2। ठीक है, 3/2 में से इसको आप माइनस कर लें, 2 5 10, 10 माइनस 7/2, ये आ गया आपके पास। आगे चलें, 10 × 0 0, 3 × 1 3 आ गया, 10 × 1 1 10, 10 × 1 10 आ गया, 3 × 0 ये फाइनल 10 आ गया, 10 × 0 0, 10 3 × 1 3, ये आंसर 3 आ गया आपके पास। ठीक है, आगे CJ माइनस जीजे निकालना है, ये टॉप रो CJ है, इसमें से जीजे को माइनस करते हैं, 2 -7/2 -3/2 आ गया, 3 - 3 0 आ गया, 10 - 1 0 आ गया। अब आप गौर करें कि आपकी जो आखिरी रो है इसमें हर नंबर जो है CJ माइनस जीजे का, CJ माइनस जीजे, एवरी एलिमेंट ऑफ CJ माइनस जीजे इज लेस देन और इक्वल टू 0, या तो 0 है या लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। इसका मतलब आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो आपको मिल गया है, बस 2 टेबल में क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन में z की वैल्यू कितनी निकली है? 3 निकली है। अब आगे चंदे के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ, देखिएगा। Since all CJ minus CJ are less than equal to 0, so last table shows optimal solution and optimal solution is z is equal to maximum value of z is equal to 3 आ गई। और लास्ट टेबल में आपने देखा कि आपके x2 की वैल्यू 1 है, x3 की वैल्यू 0 है, ठीक है, और x1 इज इक्वल टू 0 नॉन बेसिक। मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखें लास्ट टेबल में कौन कौन से 2 वेरिएबल बेसिक इसमें क्लियर आ रहे हैं नज़र, x3 नज़र आ रहा है, x2 नज़र आ रहा है। तो x3 और x2 अब ये दोनों वेरिएबल बन जाएंगे बेसिक वेरिएबल, क्योंकि ये बेसिस में है, ठीक है, ये बेसिक वेरिएबल है। इनमें कौन सा वेरिएबल आपको नज़र नहीं आ रहा? x1 नज़र नहीं आ रहा, तो x1 अब बन जाएगा आपका नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है ना। तो x2 इक्वल टू 1 आ गया, दिस इज़ द बेसिक वेरिएबल, x3 इक्वल टू 0 आ गया, दिस इज़ बेसिक वेरिएबल, x1 इक्वल टू 0 आ गया, दिस इज़ द नॉन बेसिक वेरिएबल आ गया, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे जी ये बिल्कुल वैसे ही है, डी जनरेट सोल्यूशन वगैरह क्या है, इसमें कोई मतलब फ़र्क तो कोई नहीं है। भाई फ़र्क कोई नहीं है, हाँ, क्वेश्चन जब आपको देगा ना, तो क्वेश्चन जब कभी उसने ऐसे दे दिया ना कि फाइंड इट्स डी जनरेट सोल्यूशन
एंड आल्सो फाइंड द बेसिक एंड नॉन बेसिक वेरिएबल इन द डीजेनरेट सोल्यूशन। तो फिर आपको वहाँ पर ये चीज़ें तंग करती हैं, बाकी तो चीज़ें सब कुछ वैसे ही हैं, सिर्फ वर्ड्स का थोड़ा बहुत चेंज है। फिर आपको ये बताया कि बेसिक डीजेनरेट सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, इससे के मतलब आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 आपको मैंने बताया कि डीजेनरेट सोल्यूशन आपका तब एग्जिस्ट करता है जब इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में कम से कम एक वेरिएबल जो है वो आपका 0 के इक्वल आ जाए। जैसे शुरू में आपने देखा था वहाँ पर x3 जो था 0 था, x3 जो था वो नॉन बेसिक वेरिएबल था, और x1 जो था, x1 और x2 ये दोनों बेसिक थे। आपने गौर किया, आपके पास जो आपने शुरू में अपना क्वेश्चन देखा है, उस क्वेश्चन में आप गौर करें कि x3 जो था वो 0 था और नॉन बेसिक था, जबकि x1 और x2 ये दोनों बेसिक थे। लेकिन अब देखें आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि अब आपके पास काम उल्टा हो गया है। x3 और x2 ये दोनों बेसिक हो गए हैं, और x1 जो है वो क्या है, नॉन बेसिक आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब आप देखो x1 यहाँ पर भी 0 है जो बेसिक वेरिएबल में था, यहाँ पर भी आपके पास इसका आंसर 0 आ रहा है। और अगली इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो देखें आप, पहले तो काम खैर ये है ना कि हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू तो निकालूँ ना आपके पास, ये आ गई z मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। लास्टली एज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, जिसका फार्मूला था माइनस टाइम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z का आंसर कितना निकला है, 3 निकला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z का। तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, दिस इज द -3। ये हमारी आगे जी मिनिमम वैल्यू ऑफ z। आगे मैंने आपको थोड़ा सा चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए लिखा है, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। वेरिफिकेशन, आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था, मिनिमाइज z इज इक्वल टू -2x1 -3x2 -10x3। जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था वो वाला फंक्शन लिखा है मैंने, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन था ना, दिस वाज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट द स्टार्टिंग, मिनिमाइज z इज इक्वल टू दिस। अब मैं इस बात को वेरीफाई करना लगाऊंगा हमारा आंसर जो है वो ठीक निकला है या गलत निकला है। आप अपने इन वेरिएबल्स की वैल्यू को, x1 x2 x3 की वैल्यू को आप अपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखें। पुट x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू 0 इन दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन वी हैव -2 टाइम 0, -3 टाइम 1, -10 टाइम 0। तो z मिनिमम कितना आएगा, -3, और पहले ऊपर भी कितना था, -3। ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं वो सिर्फ ये सीखी पहली कि आपका डीजेनरेट सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। उसमें केस नंबर 1 डीजेनरेसी का आपने पढ़ा कि जब भी आपके इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में कम से कम एक बेसिक वेरिएबल 0 हो जाए तो उस बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को आप कहते हैं डीजेनरेट सोल्यूशन। फिर बाकी काम वही है जो सिंपलेक्स मेथड में है। अगली चीज़ आपके ये नॉलेज के लिए है, इसको याद रखिएगा। इट मे बी नोटेड डैट इन बोथ टेबल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सेम। आपने गौर किया, अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हुई दोनों टेबल में। मैंने यहाँ पर 2 टेबल बनाए हैं, आप गौर करके देखें, दोनों टेबल में आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सेम है। यहाँ पर देखें, आपका यहाँ पर z की वैल्यू 3 है, नीचे यहाँ पर ये b वाले कॉलम के नीचे z की वैल्यू ये 3 है। टेबल नंबर 2 में भी आप गौर करें, z की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है। दोनों सूरतों में आपका z जो है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट बोथ वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सेम, दिस शोज दैट वी कैन मूव फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल विदाउट इंप्रूवमेंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यही आपका डीजेनरेट सोल्यूशन है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो हम कहते हैं जी इससे ये बात साबित होती है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, आप अपने एक टेबल से चाहे दूसरे टेबल तक, मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करने की कोशिश तो की आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन मूव करने की, लेकिन किसी सूरत में भी ऑप्टिमल सोल्यूशन भी आपको मिल गया सिंपलेक्स मेथड के मुताबिक, लेकिन आपका जो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू थी वो स्टिल रिमेन सेम, दैट इज़ -3। ठीक है ना, तो ये आपका केस नंबर 1 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट केस दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट केस ऑफ डीजेनरेसी, और ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह, ये पहले वाले मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने किया है केस नंबर 1। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।